आज हम लोग पढ़ेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना क्या है और वो जो बेसिक वैल्यू जो वहाँ पे ब्लड से मतलब रिवॉल्यूशन लेके आए हैं फ्रांस वाले, ठीक है ना, अपने राजा को ये एग्जीक्यूट करके क्या है राजतंत्र खत्म किया है। उधर क्या किया है अमेरिका वाले ने, क्या किया है ब्रिटिश लोगों को ही भगा के अपना डेमोक्रेसी स्टार्ट किया है। उसके बाद क्या है रशिया वाले ने क्या किया है जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन करके, ठीक है ना, वहाँ पे जो यूएसएसआर में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। ये लोग क्या किया इतना बड़ा रिवॉल्यूशन करते हैं, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, उसका कुछ कुछ आउटपुट आता है, पूरा युग को चेंज कर देता है, एरा चेंज हो जाता है। और एरा चेंज हो जाता है तो उस एरा को चेंज होने के बाद क्या बोला जाता है मॉडर्न एरा बोला जाता है, जिसको मॉडर्न वैल्यू है, जिसमें क्या होता है इक्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इक्वालिटी मेल फीमेल, ठीक है ना, पुअर रिच सब में इक्वालिटी होना चाहिए। फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, यूनिटी, डाइवर्सिटी, नेशन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो इंडिया में जो ये चेंजेस जो लेके आता है वो कौन लेके आता है, ठीक है ना, अनफॉर्चुनेटली कौन ब्रिटिश जब आते हैं तो वो लेके आते हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे करके लेके आते हैं और आज भी वो सिस्टम को हम लोग क्यों बना बरकरार रखे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, एक बार यूनिवर्सल वैल्यू आ गया अब उसको फॉलो करना पड़ेगा वाला। तो हम लोग ने भी आज भी उसको बना के रखे हैं। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम लोग सबसे पहली चीज क्या देख रहे थे, ये चीज देखे थे, क्या बोल रहे क्या देखे थे, ये अभी हम लोग का प्रेजेंट सिस्टम कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें क्या है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, लेजिस्लेचर है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव है और तीसरा क्या है जुडिशरी, ठीक है नहीं। और हम लोग का जो एग्जीक्यूटिव है किसके ऊपर रिस्पांसिबल है, लेजिस्लेचर के ऊपर रिस्पांसिबल है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ऊपर रिस्पांसिबल है। मतलब सबसे पावरफुल कौन है, ठीक है ना, रूल बनाने के लिए कौन है, लेजिस्लेटर लोग है। और लेजिस्लेटर रूल कहां पे बनाते हैं, पार्लियामेंट में बनाते हैं, और पार्लियामेंट में रूल बनाते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में रूल बनाते हैं तो सबसे पहले क्या है कि जो एमपी हो गया एमएलए है कोई ड्राफ्ट लेके आता है जिसको हम लोग बिल बोलते हैं। और बिल के बाद क्या हो जाता है लोकसभा, पार्लियामेंट का जो पार्ट है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो क्या बन जाता है एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये जो एक्ट है, ये जो प्रोसीजर है जो एक्ट बनाने का, रूल बनाने का और सबको फॉलो करने का, ये हम लोग का क्या है एक एक ब्रिटिश लेगेसी है, ठीक है ना। और यही से हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को, कल देखे था, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले बहुत सारा एक्ट लेके आते हैं। तो आज हम लोग जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में वही समझेंगे कि लोकसभा राज्यसभा कैसे करे बनता है और उसके पीछे और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन क्रिएट होता है, जो कि आपके एनडीए में क्वेश्चन में आता है। सुप्रीम कोर्ट कब बनता है या फिर कहाँ पे बनता है, पहला गवर्नर कौन है, वाइसरॉय कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, ठीक है, किसके टाइम में एजुकेशन ओपन होता है, किसके टाइम में हम लोग ट्रेड करते हैं, किसके टाइम में फर्स्ट टाइम इंडियंस एंट्री करते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज का जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन जो एनडीए में आता है उसको हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे इससे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम लोग जान ले, 1947 से अगर हम लोग पहले देखेंगे तो इंडिया किसके मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड था, इसको पहले सबको पता है। दो पार्ट में क्या, एक को हम लोग ब्रिटिश इंडिया बोलते थे जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करता था, दूसरा क्या रहता था प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट जो होता था उसमें क्या है कि जो राजा है वो ब्रिटिश सरकार का सुजरेटी एक्सेप्ट कर लिया रहता है, ठीक है ना। वो तो राजा अपने तरीके से रूल करता है, उसको क्या है उसका अपना डिफेंस अंग्रेज को देना पड़ता है, फॉरेन अफेयर और करेंसी देना पड़ता है, बाकी सब वो इंटरनल अफेयर खुद संभालते हैं। वो प्रिंसली स्टेट, बहुत सारे रजवाड़े थे। जब हम लोग इंडिपेंडेंस होते हैं तो उसके बाद क्या होता है ब्रिटिश बोलता है कि जैसे हम आए थे वैसे छोड़ के जा रहे हैं, मतलब कितना है जो भी राजा है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फिर बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आए थे और बोलते थे 565 जो अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट है सबको इंडिया में मिलाते हैं, इसी कारण उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अब उसमें भी देखेंगे कि उसके बाद जब मिलते हैं फिर इंडिया यूनियन बनता है, और जब इंडिया यूनियन बनता है तो हम लोग का जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता है तो कौन सा फ्रेमवर्क को हम लोग रखेंगे, ठीक है ना, उसमें डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, फिर बाद में पता चलता है कि इस ये जो हम लोग पार्लियामेंट सिस्टम जो बना के जा रहे हैं ब्रिटिश उसी में ही रखते हैं, ठीक है ना, और हम लोग उसी में आज भी चल रहे हैं, उनका जो सिस्टम बना के गए। तो जो इंडियन सिस्टम है आज जो एडमिनिस्ट्रेशन का वो क्या है
ब्रिटिश के बनाया वाला है। और कौन सा सिस्टम है आपको हमेशा याद रखना है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है। अगर इंडियन में जो इंडियन सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझते हो, प्रशासन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो गवर्न करता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो टेम्पोररी जो होता है वो क्या होता है, जो 5 साल के जो लीडर आते हैं वो, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू जो लीडर चूज करके आते हैं, जो कि हर 5 साल के लिए चेंज होता है, लेजिस्लेटर जिसको बोलते हैं। दूसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, एग्जीक्यूटिव, जो कि परमानेंट रहता है, जिसको सिविल सर्वेंट बोलते हैं, आईएएस आईपीएस। दूसरा आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे जो हमारे डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा पार्लियामेंट, यानी कि जो आईएएस आईपीएस या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। जो उनको पॉलिटिकल जो लीडर है, पॉलिटिकल बॉस है, जो उसको बोलेगा उसको करना पड़ेगा। और क्योंकि और जो पॉलिटिकल बॉस रहेगा, फॉर एग्जांपल अभी कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। मैं भी जो आईएएस आईपीएस है, टैलेंट में बहुत अच्छा हो, स्किल में अच्छा हो, लेकिन उनको किसको फॉलो करना पड़ेगा, पॉलिटिकल लीडर को। क्यों फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ने हम लोग ने ऐसे बनाया कि हम लोग के दो देश जो कंट्री है वो एग्जीक्यूटिव जो भी होगा वो पार्लियामेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है ना। और हम लोग का पार्लियामेंट कैसे है, 2 भाग में पार्टिसिपेट है, अभी जैसे बताया, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। उसके बाद ये चीज है। और हम लोग का जो गवर्नमेंट का मॉडल है वो है फेडरल। कल हम लोग पढ़ रहे थे फेडरल, ये जो कीवर्ड्स बोल रहा हूँ बाहर जा रहा होगा, बट यही कीवर्ड डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे आए। तो क्या है कि क्वेश्चन आ जाएगा कि जो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है किस टाइप का। पहला ऑप्शन में रहेगा पार्लियामेंट्री, दूसरा में प्रेसिडेंशियल, तीसरा में क्या होगा, यूनिटरी है, चौथा में फेडरल सिस्टम, ऐसे ऑप्शन रहेगा। और जो कीवर्ड है यही कीवर्ड रहेंगे उसी में। और उसके बाद क्या होता है, हम लोग का फेडरल सिस्टम है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, फेडरल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बाद में फिर 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से फिर पंचायती राज्य आता है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, ठीक। तो इस बैकड्रॉप में ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आज जो हम लोग देख रहे हैं कैसे करके बनता है, उसका इवोल्यूशन को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे हिस्टोरिकल सेंस में, ठीक है। तो हम लोग पहला जो स्टार्ट करेंगे वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब किसी चीज को क्या है, रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रेगुलेटिंग वाली बात क्यों आती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, उसमें एक प्रॉब्लम देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, वो लोग जब इंडिया से जाते हैं वहां तो बड़ा अमीर अमीर लोग रहते हैं, अच्छे खासे पैसा रहता है उन लोग के पास। बट जब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो देखते हैं वो तो लॉस मेकिंग कंपनी है। क्या है, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अब ये चीज होता है कि ऐसा क्या हो रहा है, कोई भी भारत जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी में, वहां से वापस आ रहा है तो बहुत धनवान अमीर बन के आ रहा है, लेकिन जब बात कर रहे हैं कंपनी की, कंपनी लॉस मेकिंग में जा रही है, ठीक है। तो इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या करते हैं कि चलो एक काम करते हैं, रेगुलेट करना शुरू करते हैं, अंदर में हो क्या रहा है। क्योंकि पैसा कौन दे रहा है, लॉस मेकिंग है, तो फिर पैसा कौन डालेगा, ब्रिटिश सरकार डालेगा, बोलेगा कि उसी का कंपनी है ना। जैसे कि अभी बहुत सारे कंपनी है, अमेरिका की कंपनी हो गया, इंडिया की कंपनी हो गया, जैसे कि अदानी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है ना। ऐसे और कौन सा कंपनी, वेदांता हो गया, या फिर वो जो बिग बाजार हो गया, ठीक है, या फिर वोडाफोन आइडिया हो गया, ठीक है ना। जो वोडाफोन आइडिया वाला, उसमें आइडिया वाला में लास्ट में कौन आया, भारत सरकार आया और पैसा डाला है, स्टेक खरीदा है, क्योंकि वो लॉस मेकिंग होते जा रहा था। तो वैसे क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस मेकिंग है दिखा रहा है, लेकिन वहां के ऑफिसर मालामाल हो रहे हैं। तो इनको जरूरत पड़ा कि भैया देखते हैं चीजें क्या हो रही है, कैसे हो रही है। तो फिर वो सबसे पहले क्या है कि एक एक्ट पास करते हैं, कहां से, वहां के पार्लियामेंट से। और उस जो पार्लियामेंट का जो एक्ट पास होता है उसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू वो क्या करना चाहेगा, ब्रिटिश सरकार क्या करना, ब्रिटिश जो क्राउन है वो क्या करना चाहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना चाहेगा। और उसमें क्या बोलता है, सबसे पहला जो रेगुलेट करता है वो बोलता है कि पहला स्टेप क्या रहता है, पार्लियामेंट जो कंट्रोल करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, बोलता है कि एक डेजिग्नेटेड व्यक्ति बनाएंगे जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, और उस व्यक्ति का नाम बोलेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल, और उसका रहने का जगह रहेगा फोर्ट विलियम, ठीक है ना। वो जो गवर्नर ऑफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है ना, उसका जो हेड था उसको गवर्नर बोला जाता था,
ठीक है ना। जैसे आज क्या बोलते हैं, गूगल के हेड को क्या बोलते हो आप, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वहां का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे जो ऑपरेशनल हेड था पूरा कंप्लीट, उसको गवर्नर बोला जाता है। तो रेगुलेटिंग करने के लिए सबसे पहला चीज जो करते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर है उसको क्या बनाते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है ना, पहला स्टेप करता है। जो वहां का गवर्नर जो रहता है उसका स्कोप थोड़ा बढ़ा देता है, उसका पावर बढ़ा देता है, उसका एरिया बढ़ा देता है, मतलब उसका शक्ति थोड़ा बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देते हैं, पूरा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो अब यहाँ पे, और वो कहाँ पे स्टे करते हैं, जगह का नाम क्या है, फोर्ट विलियम। ठीक है ना, जहाँ पे वो करते हैं उस जगह पर फोर्ट विलियम, और वहीं से ही फोर्ट विलियम से ही पूरे कंट्री का रूल करते रहते हैं वहां से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, और जो व्यक्ति बनता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रख लो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है, उसका नाम क्या है। बेसिक क्वेश्चन ऑलवेज कभी कभी आ जाता है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है ना, रिपीट होता है। तो उसका नाम क्या है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है ना, वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। और वो क्या है, उसको क्या देते हैं, कुछ लोग और देते हैं, 3% के आसपास उसको देते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा बोल के। लेकिन ना वहां पे कोई सेपरेशन नहीं रहता, हर एक पावर किसी के पास रहता है, वॉरेन हेस्टिंग के पास रहता है, कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं रहता। मतलब यहाँ पे अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई काउंसिल नहीं है जो कि लेजिस्लेटर मतलब नियम कानून बनाएगा, कोई ऐसा काउंसिल नहीं रहता। उसके बाद क्या करता है, अब क्या करता है, गवर्नर ऑफ बंगाल है और मद्रास है। इंडिया में जो ट्रेड सेंटर अगर देखा जाए तो एक बंगाल था, एक मुंबई था, बॉम्बे, फ्रांस और मद्रास, ये 3 ट्रेड सेंटर को सबसे पहले कब्जा किया था। तो अब क्या करता है, इस रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है ना, उसका जो हेड है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है, और यहाँ के गवर्नर लोग को क्या कर देते हैं, मद्रास और इसके सबऑर्डिनेट कर देते हैं। मतलब समझ में आया कि पहले इंडिपेंडेंटली अपना अपना एरिया को संभाल रहे थे, अब ब्रिटिश सरकार एंट्री कर रहा है तो क्या बोल रहा है कि यहाँ के गवर्नर को ज्यादा पावरफुल दे दिया और इनको इसके अंडर सबऑर्डिनेट कर दिया। ठीक है, ये क्यों कर रहा है, रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज करता है, क्या करता है, ये जो सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कहां करता है, फोर्ट विलियम में। ठीक है ना, फोर्ट विलियम में ही एक सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था करता है। यानी कि जो मॉडर्न जुडिशरी सिस्टम अगर इंडिया में कब आया बोला जाएगा, तो कब बोला जाएगा, वो कहां से आएगा, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1973। ठीक है ना, तो अगर आपके क्वेश्चन में 1773 आएगा तो आपको लगा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम कहां पे, कलकत्ता में, फोर्ट विलियम। ठीक है ना, 1774। और उसके बाद क्या बोल देता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स लोग रहते थे, वो लोग क्यों ज्यादा पावरफुल बन रहे थे या फिर पैसा ज्यादा हो रहा था, क्योंकि उन लोग क्या करते थे, उन लोग को जब दीवानी राइट मिलता था, दीवानी राइट मिला था, दीवानी राइट क्या था कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इस 3 जगह का रिवेन्यू कलेक्शन करने का उन लोग को राइट मिल गया था। उसके कारण क्या करते थे, एक दस्तक रहता था एक छोटा सा, तो ये लोग क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के में तो रहते थे, काम करते थे, साथ में क्या कि अपना साइड में बिजनेस भी खोल लिया रहता था। इस कारण क्या होता था कि कंपनी लॉस में चलता रहता, उसका प्रॉफिट बनते रहता था। तो बोले कि जो भी आपका जो जितना भी आप जो ब्राइब लेंगे या फिर गिफ्ट है, सब चीज को क्या बोलते हैं, बैन कर देता है। ठीक है ना, ये रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज करता है कि अब क्या करेगा, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे। क्या करेंगे, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे मतलब कुछ डायरेक्टर्स लोग रहेंगे, ठीक है ना, और वो लोग डिसीजन करेंगे। वो सब इंफॉर्मेशन किसने को देंगे, ब्रिटिश सरकार को देंगे, जब बुलाया जाएगा कि हाँ भैया ईस्ट इंडिया कंपनी में कैसे चल रहा है। तो पहला स्टेप रहता है कि रेगुलेट करने का। बट चीजें क्या होती है, ब्रिटिश सरकार के हिसाब से चलेगी क्या, नहीं चलेगी। ठीक है, क्यों नहीं चलेगी, सब लोग बोलते हैं चला तो हम गवर्नर्स हैं, गवर्नर्स तो हम लोग हैं, हम लोग चलाएंगे, कैसे करके चलाएंगे। ठीक है ना, ये ब्रिटिश सरकार कौन होता है बोल के, ठीक है ना, अपना एटीट्यूड। तो फिर उसके बाद क्या होता है, अगला जो एक्ट है वो लेके आना पड़ता है, ठीक है, 1984 में। और वो बोलता है कि अब एक काम करते हैं, जब तक हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 भाग में नहीं करेंगे और उनका प्रॉपर फंक्शन नहीं बताएंगे, ठीक है ना, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कैसे चल रहा है सिस्टम में। तो वो क्या करते हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए रहते हैं, और उसका काम क्या है कि पूरा कमर्शियल फंक्शन को देखेगा। क्या करेगा, पूरा कमर्शियल फंक्शन को, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो मैसेज भेज रहा है या फिर जो रिस्पांसिबल रहेगा पार्लियामेंट को,
और दूसरा बनाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में दो बोर्ड बनाता है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो क्या है, क्या करेंगे, कमर्शियल फंक्शन देखेंगे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगा जो क्या करेगा, पॉलिटिकल फंक्शन देखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है ना उसको बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब क्या होता है कि पहली बार तो रेगुलेट किए रहते हैं, सेकेंड टाइम में थोड़ा सा और अपना पावर इन्फ्लुएंस करता है कौन, पार्लियामेंट, ठीक है ना, ब्रिटेन का, और बोलता है कि अब जो भी चीज ईस्ट इंडिया कंपनी किसी के साथ फाइट करेगा और टेरिटरी जो जीतेगा वो किसके, ब्रिटिश पोजीशन के अंदर आएगा, ठीक है। और जो गवर्नर का जो काउंसिल जो वहां पे बने रहता है बंगाल का, उसको क्या फैलाता है थोड़ा सा, कहां पे, मुंबई पे और मद्रास पे, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो, अब ब्रिटिश संसद हर 20 साल में रिव्यू करते रहता है, कैसे करके हम लोग को ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाना है, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बनना चाहिए, उसका रेवेन्यू ब्रिटिश सरकार के पास जाना चाहिए। तो अब क्या करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसा कंपनी था जो पूरा मोनोपोली करके बैठा था, कहां पे, इंडिया के ऊपर पूरा ट्रेड, इंडिया का पूरा ट्रेड के ऊपर मोनोपोली कौन बैठा था, एक ही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बैठा था। तो क्या है कि जो एक चार्टर एक्ट आता है 1830 और वो क्या कर देता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली है उसको खत्म कर देता है, बोलता है कि और भी छोटे छोटे कंपनी, बड़े बड़े कंपनी अगर वो भी चाहते हैं तो वो इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं। तो दो चीज को छोड़ के बाकी सब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको खत्म कर देता है उसका काम। तो पहला जो रहता है, पहला कौन सा, टी का बिजनेस और दूसरा चाइना का बिजनेस। टी और चाइना का बिजनेस में मोनोपोली बना के रखता है, ठीक है ना, इस एक्ट में। बाकी सब जो मोनोपोली जो था सबको ओपन कर देता है, हर एक कंपनी ब्रिटिश से आके यहाँ पे इंडिया पे व्यापार कर सकती है, ट्रेड कर सकती है, प्रॉफिट बना के ले जा सकती है, ये सिंपल। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या करता है, इसमें चेंज करता है कुछ और ज्यादा, वो चेंज करता है, पहला तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बनाया था, आपको जब पूछा जाएगा, जो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बनाया गया था, तो आप 1773 लिखोगे, ठीक है ना। लेकिन जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाता है, तो आपको याद रखना है कि 1833, ठीक है ना। और जो पहला जो बनता है उसका नाम लिख रहा हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये क्वेश्चन भी बार बार आया है कि फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या कर दिया, देखो अभी तक 3 एक्ट में क्या पता चला कि पहले जो गवर्नर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो बंगाल है, उसी के ऊपर कंट्रोल था। धीरे से क्या कर दिया, उसको सबऑर्डिनेट कर दिया क्या, बंगाल, मुंबई और मद्रास को। थर्ड में क्या कर दिया कि जो यहाँ का अभी वाला में क्या है, पूरा कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर दिया, और क्या बोला कि जो पूरे इंडिया का गवर्नर होगा, जो बंगाल का गवर्नर होगा वो पूरे इंडिया का गवर्नर होगा। मतलब अब क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन का पावर और ज्यादा हो गया, यहाँ ब्रिटिश का पावर और ज्यादा हो गया, क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर था उसको डायरेक्टली बोल दिया, अब जो भी है गवर्नर जनरल जो है वो इंडिया का गवर्नर है। मतलब वो जो गवर्नर है जो भी बात बोलेगा सबको पूरा इंडिया में फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं, ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चीजें थोड़ा सा बिगेन होता है कि लेजिस्लेशन पावर अब कैसे आएगा। एक बार आप सेंट्रलाइज हो गए, ठीक है, आपकी बातें सब सुन रहे हैं, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की बातें हर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे इंडिया में आप सुन रही हैं, तो अब क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव बॉडी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब क्या कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को इस एक्ट में, इससे पहले हम लोग देखे थे 1833, ये इंपॉर्टेंट है। 1833 में मोनोपोली सब खत्म कर देता है, एक्सेप्ट किसका बचे रहता है, क्वेश्चन में आया टी और चाइना के साथ। अब
1833 में क्या कर देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा मोनोपोली खत्म कर देता है और बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तुम अब से क्या हो, कमर्शियल बॉडी नहीं रहे, तुम्हारा यहाँ इंडिया आने का जो पर्पस था कमर्शियल बॉडी नहीं है, अब आप ओनली क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, मतलब ये कंप्लीटली पॉलिटिकल यूनिट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद 1853 इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा चेंज होता है। अब देखो लेजिस्लेशन मतलब कैसे करके रूल बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, अब स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब जो ट्रेड कंपनी था वो खत्म हो गया, अब क्या है प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी हो गया। अब क्या है, जब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी हो गया तो सबसे पहला काम क्या करेगा, जो ब्रिटिश सरकार है बोलेगा कि पहले अपना बंदा एंटर करे, मतलब जो गवर्नर बनेगा वो कहाँ से बनेगा, एक सिविल सर्विस का एग्जाम देगा और वो जो एग्जाम निकालेगा उसको बनेगा। पहले क्या होता था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, वहां अपने अपने आदमी लोगों को बैठाते थे। अब क्या बोलते हैं, ओपन कंपटीशन कराते हैं, जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड आदमी होगा पूरे इंडिया, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में, उसको हम लोग क्या बनाएंगे, इंडिया का गवर्नर बनाएंगे और गवर्नर के काउंसिल में उसको रखेंगे। तो क्या होता है, बातचीत चलती है और ये पहली टाइम बोलते हैं कि पूरा जो रिक्रूटमेंट का जो प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, वो ओपन करेंगे, किसका, सिविल सर्वेंट। और जो यहाँ से ही स्टार्ट होता है, जो गवर्नर है वो सिविल सर्वेंट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इंडियन सिविल सर्विस ओपन फॉर ऑल हो जाता है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, जो गवर्नर जनरल के काउंसिल में वो सेपरेट करते हैं और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाते हैं, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब अब यहाँ पे आके हम लोग को पता चल रहा है, तब लगभग 70 ईयर के बाद ना, 1773 से स्टार्ट किए थे, 1773 से स्टार्ट किए थे और 1853 में पता चल रहा है कि फर्स्ट टाइम क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अब बर्बाद कर दिया जाता है, मतलब खत्म किया जाता है, खत्म करने के कगार में रहता है, उसका पूरा और क्या बोलते हैं ट्रेड वाला जो रोल था खत्म करके अब इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना के अब इसको रूल बनाने का पावर देने का काम सोचता है। मतलब समझो कि एक जो व्यापारी को कैसे करके राजा बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, बस वहां का क्या चेंज कर रहा है, एक्टर चेंज कर रहा है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं कर रहा है, प्रोसेस का स्ट्रक्चर सेम ही है, बस एक्टर चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट टाइम ओपन कंपटीशन कब आता है सिविल सर्विस का, अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो कहां पे लिखोगे, 1853। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, अगला क्या होता है, 1857, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। 1857 में कौन सा बड़ा इवेंट होता है, रिवोल्ट होता है। जब रिवोल्ट होता है तो अब क्या होता है, ब्रिटिश को जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, इंडियंस का कोऑपरेशन का जरूरत पड़ता है। जब इंडियन का कोऑपरेशन का जरूरत पड़ता है तो तब क्या करता है, आपको क्या देगा, लालच देगा। और सिंपल लालच क्या होता है कि एक काम करते हैं, आप भी आओ हमारे साथ बैठो, रूल बनाओ, साथ साथ क्या इंडिया को रूल करते हैं। ठीक है ना, इससे आपको क्या लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि बाहर ही कोई रूल कर रहा है, आप भी यहाँ पे प्रोसेस में होगे, आपकी बात भी सुना जाएगा, आपसे रूल भी बनाया जाएगा। ये कब होता है, जब एक बार विद्रोह कर देते हो, रिवोल्ट करते हो, आपको शांत करने के लिए, तो बहुत अच्छा पॉलिसी रहता है। और फर्स्ट टाइम क्या करता है, 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली आता है, फ्रंट में आता है और बोलता है कि भैया अभी तक किसका रूल चल रहा था, एक कंपनी का रूल चल रहा था, अब खत्म होता है, अब हम लोग डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं कि इंडिया का कैसे करके फंक्शन करना है, वो क्राउन, ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश सरकार। ठीक है, तो 1857 के बाद डायरेक्टली कौन कंट्रोल लेता है, ब्रिटिश सरकार लेता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर देते हैं और उसको क्या बोलते हैं, प्योरली क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाते हैं, जो देश को चला के रखेगा। तो उसमें देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला जो पोस्ट रहता है उसमें छेड़छाड़ी करता है। सबसे पहला पोस्ट क्या रहता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहता है उसका पोस्ट को चेंज करके क्या बोला जाता है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है ना, पहला चीज क्या करता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह वाइसरॉय बोलता है। ठीक है ना, इंडिया। और दूसरा, अब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे चल रही है, ब्रिटिश सरकार का पार्लियामेंट है और इंडिया इंटरेस्ट को या फिर इंडिया का पूरा जो होम मिनिस्टर समझ जाओ इंडिया का एक तरह से, या फिर इंडिया के पूरे चीजों के बारे में जो पार्लियामेंट में डिस्कस करेगा, उसके लिए एक नया बॉडी, नया
पोस्ट बनाता है उसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, कहां गया? तो एक को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, दूसरे को वाइसरॉय ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो क्या है वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तो पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग बनता है। तो ये वाला भी याद लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय। नया पोस्ट बनाते हैं, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहता है उसके जगह पे क्या वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और उसका पहला वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और क्या करते हैं जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या जरूरत है क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या है? पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल अफेयर को देखता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल को देखता था। लेकिन अब तो खत्म हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर देता है, तो गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया है उसको फर्स्ट वाइसरॉय बन जाता है और एक लॉर्ड कैनिंग बनता है। तो आपके एग्जाम के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? ये लॉर्ड कैनिंग याद करेगा। दूसरा क्या है? एक काउंसिल ऑफ स्टेट बनाता है, या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बनाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पोस्ट बनाता है, और ये परमानेंट कहां रहता है? ब्रिटेन में रहता है, और इंडिया के पूरे चीजों के बारे में बताता रहता है। तो समझ में आया कि ब्रिटिश सरकार वहां से कैसे इंडिया को कंट्रोल कर रहा है। वो बोला उसके संसद में एक जो रहता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहता है, जो कि इंडिया के बारे में कॉन्स्टेंटली पार्लियामेंट को बताते रहते हैं। दूसरा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कौन पूरा इंफॉर्मेशन देते रहता है? इंडिया में जो सबसे बड़ा हेड कौन रहता है? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना समझ में आया? इसमें चीजें को बस इंफॉर्मेशन के तौर पे लो, और जहां जहां पे कीवर्ड बोल रहा हूं उसको याद करने की कोशिश करना। ठीक, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है 1861। 1861 क्या बोलता है कि फर्स्ट टाइम क्या करता है? फर्स्ट टाइम क्या बोलता है? फर्स्ट टाइम इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को क्या करता है? वाइसरॉय के काउंसिल में एंट्री मिलता है। तो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश सरकार में इंडियंस कब जाते हैं? तो आपको पता चलेगा 1861 में। ठीक है ना, ठीक है ना, वाइसरॉय के काउंसिल में जाते हैं। ठीक, वाइसरॉय के काउंसिल, क्योंकि इंडिया के अंदर कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे हाईएस्ट पोस्ट में? वाइसरॉय। तो वाइसरॉय काउंसिल में जाते हैं। ठीक है, सत्येंद्र नाथ सुने होंगे। ठीक है ना, वो पहला जो आईसीएस ऑफिसर रहता है और वाइसरॉय के काउंसिल में पहला एंट्री करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वाइसरॉय का काउंसिल बनाया जाता है। ठीक है ना, कुछ ऑफिशियल मेंबर रहते हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर है, उसको लेने की कोशिश करते हैं। और नॉन ऑफिशियल मेंबर मोस्टली कौन रहते हैं? जो प्रिंसली स्टेट रहते हैं। ठीक है ना, वहां से क्या है नॉमिनेट होके जाते हैं। ठीक है, ये रहते हैं। और दूसरा क्या होते हैं कि यहाँ पे ही पोर्टफोलियो सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। ये क्वेश्चन आया कि पोर्टफोलियो सिस्टम कब स्टार्ट हुआ? ठीक है, 1861। और पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब आज जो आप जानते हो ना, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है ना, आपका क्या है? होम मिनिस्ट्री। अलग अलग मिनिस्ट्री जो है ना, वो जो स्टार्ट हुआ है ये पोर्टफोलियो सिस्टम के हिसाब से, कि भैया इस मिनिस्टर को इसको ये पोर्टफोलियो देना है, ये इसको इस लीडर को ये पोर्टफोलियो देना है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? 1861। ठीक, उसके बाद क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। और क्या करते हैं कि पहली बार जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जहां पे नियम कानून सब बन सकता था ना, वाइसरॉय के काउंसिल में जो भी मेंबर रहेंगे वो लोग नियम कानून बना सकते थे। ठीक है, लेकिन वीटो किसके पास रहता था? हमेशा वाइसरॉय के पास रहता था। उसको लगता था कि वाइसरॉय को कि ये ब्रिटिश सरकार के फेवर में नहीं है, तो उसको कैंसिल कर देता था। अब क्या कर दिया? पहले जो 1773 में क्या किया था कि पावर को छीन के ले गया था। किसका? यहाँ के गवर्नर, मुंबई का और मद्रास का। अब क्या करता है 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर देता है। और क्या है, वाइसरॉय के नीचे अब क्या करता है? मुंबई और मद्रास ये लिए क्या बनाता है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाता है। मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब आज क्या है? आज हम लोग आज के मतलब करेंट कंटेम्पररी एरिया में देखोगे तो लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब सेंटर में क्या है? पार्लियामेंट, स्टेट में क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये चीज। ठीक, नेक्स्ट वाला जो होता है 1893 एक्ट। ठीक है ना, काउंसिल एक्ट ऑफ 1893। ठीक, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। आप समझ गए? इलेक्शन का कॉन्सेप्ट कब लेके आता है? 1893 में फर्स्ट टाइम क्या है इंडिया में क्या होगा? इलेक्शन होगा। वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन। वो भी कौन करेगा? नॉमिनेट करेंगे, राजा लोग करेंगे। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है
उसका साइज बढ़ाते हैं। मतलब 1885 में कौन किसका जन्म हो जाता है, यहाँ पे आईएनसी का जन्म हो जाता है। 1893 में क्या करता है, जब आईएनसी डिमांड करता है कि हमारे लोग भी जाना चाहिए रूल बनाने के लिए, तो क्या करता है, जो वाइसरॉय का लेजिस्लेटिव काउंसिल है जहां पे रूल बनता है और देश कैसे चलता है, ठीक है, वहां पे क्या है, इंडियंस का नंबर बढ़ाते जाते हैं। और लेजिस्लेटिव, पहली बार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनता है, ठीक है ना, उसको क्या देते हैं, एक पावर देते हैं जिसको बोलते हैं बजट का पावर, ठीक है ना। बजट का पावर मतलब मुंबई है या फिर मुंबई प्रोविंसेस है या फिर मद्रास प्रोविंसेस है, तो भाई उसको कैसे चलाना है उसके लिए बजट बना सकते हो बोलते हैं। लेकिन बजट को पारित करने का अधिकार किसके पास है, अभी भी वाइसरॉय के पास, ठीक है। तो ये धीरे से इवोल्यूशन, किस टाइप से इवोल्यूशन हो रहा है देख रहे हो। हम लोग कहां से देख रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्योरली व्यापारिक कंपनी था, उसको हम लोग कैसे करके वो सरकार बना रहा है वो चीज देख रहे हैं, ठीक है ना, उसका पूरा हिस्ट्री। नेक्स्ट 1991 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये मॉर्ले क्या होता है और मिंटो क्या होता है, क्वेश्चन आ चुका है। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। तो मॉर्ले कौन होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मैं बोला था आफ्टर 1857 के बाद क्या है, पोस्ट चेंज होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहता था उसकी जगह पे वाइसराय, और एक नया पोस्ट जो ब्रिटिश सरकार के अंदर से करने के काम करेगा पार्लियामेंट से, उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ये वाइसराय, ये लोग मिलके क्या है, हर 20 साल में क्या हो रहा है, एक नया नया एक्ट लेके आ रहे हैं, उस एक्ट के थ्रू ही इंडिया गवर्न कर रहा है, इंडिया को गवर्न कर रहा है। तो क्या कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म स्टार्ट होता है और पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन की बात होती है, ठीक है ना, डायरेक्ट इलेक्शन की बात होती है और इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है रिप्रेजेंटेटिव और पॉपुलर एलिमेंट। तो 1909 में फर्स्ट टाइम इंडियंस को डायरेक्ट इलेक्शन करने का वो देते हैं, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन कर सकते हैं और पावर की क्या होता है, वाइसरॉय के काउंसिल में आ सकते हैं, ठीक है। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का इंक्रीज करके कितना कर देते हैं, 16 से करते हैं 60 कर देते हैं। मतलब अभी क्या हो रहा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट उधर बढ़ते जा रहा है, कांग्रेस का डिमांड बढ़ते जा रहा है, और तो अंग्रेज क्या कर रहा है, ब्रिटिश क्या कर रहा है, ब्रिटिश ये चीज कर रहा है कि एक काम करते हैं, काउंसिल को बढ़ाते हैं और लोगों को लेते हैं सरकार के अंदर, ताकि लोग सरकार के अंदर आएंगे तो क्या होगा कि उसका उनको भी लगेगा कि हाँ ब्रिटिश लोग हमको क्या होता है रूल नहीं कर रहे, हमारे लोग भी आके यूज कर रहे हैं, दादा भाई नौरोजी हो गए, ठीक है ना, और बहुत सारे लोग क्या है कि ब्रिटिश काउंसिल में आके काम करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ही स्टार्ट कर देते हैं, इस एक्ट में क्या कर देते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट, और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को तोड़ना शुरू करते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है। इससे पहले वो लोग क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट में तोड़ने की कोशिश करते हैं। 1905 में आप लोग ने देखा है, 1905 में क्या करते हैं, इंडिया बंगाल है उसको पार्टीशन कर लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट और हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड कोशिश करते हैं, और बोलते हैं कि जो भी सरकार में आएगा उसको रिप्रेजेंटेशन देंगे क्या है, मुस्लिम लोग, ठीक है। और यहीं से ही इंडिया पाकिस्तान वाला जो है ना, पाकिस्तान बाद में पाकिस्तान बनने का सीड यहाँ पे बो देते हैं, ठीक। और फर्स्ट टाइम कोई वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर एंट्री होता है। वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो एकदम एलिट वर्ग थे, उसमें सबसे पहले सत्येंद्र राय, फर्स्ट टाइम सत्येंद्र नाथ एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आएगा कि वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर सबसे पहले कौन एंट्री करता है, तो आप आंसर क्या लिखोगे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, इसको लिख ले रहा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तब और कहां पे, मॉर्ले रिफॉर्म में, ठीक, ये चीज 1999 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 1999 का जो एक्ट होता है उसमें क्या कि फर्स्ट टाइम क्या बोला जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। मतलब इंडिया में, पूरे इंडिया के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इलेक्शन कब होता है, कब स्टार्ट करता है, 1999 के एक्ट में, 1999 के एक्ट में स्टार्ट होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट इलेक्शन। और यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट आता है, उसको पढ़ेंगे। और 1919 एक्ट को आपको क्या बोला जाता है, बस आपको ये याद रखना है, क्या बोला जाता है इसको,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। और इसमें फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, इंडिया का बाई कैमरल सिस्टम लेके आते हैं। बाई कैमरल सिस्टम मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा वाइसरॉय का, और दो टाइप का होगा, ठीक है ना। और वही बाद में बनता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो अभी जो लोकसभा और राज्यसभा अभी हम लोग यूज करते हैं, तो कहां पे स्टार्ट होता है, 1909 के एक्ट में, 1919 के एक्ट में होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और उसका नाम क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है ना। एक असेंबली बनाया जाता है, उसमें क्या बोला जाता है कि आप डिबेट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, बजट पास कर सकते हो, ये चीज बातें होती है, ठीक है। लास्ट आ जाएगा अपना, जिसके लास्ट आता है वो है 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के हिसाब से आज कंट्री भी 40% इसी के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में चल रहा है, ठीक है। तो उसमें बोलते हैं कि हम लोग ऑल इंडिया यूनियन बनाएंगे, ठीक है, ऑल इंडिया यूनियन बनाएंगे। उसके बाद इसी में ही बोला जाता है कि फेडरल लिस्ट रहेगा, प्रोविंस लिस्ट रहेगा, कॉन्करेंट लिस्ट होगा। आज भी हम लोग जब सरकार चलाते हैं तो 3 लिस्ट होता है, उसके हिसाब से चलते हैं। और इसी में ही बोला जाता है रेसोल्यूटरी पावर गवर्नर जनरल के पास रहेगा। उसके बाद आपका क्या है कि फेडरल सिस्टम रहेगा, बाइकैमरल सिस्टम रहेगा। और इसी से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही कंट्री रूल करता है, कब तक, 1950 तक। जब तक हम लोग रिपब्लिक नहीं बनते तब तक हम लोग कैसे करके रूल करते हैं, कौन से एक्ट के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू रूल करते हैं, ठीक है, 1935। और इसी में ही इलेक्शन होगा बोलते हैं, और इसी के थ्रू 1935 के एक्ट में ही इलेक्शन होगा। तो पॉलिटिकल पार्टी कहां से, इस एक्ट के थ्रू बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट, फिर लास्ट जो एक्ट आता है जिसके थ्रू क्या होता है, बस पावर का ट्रांसफर होता है, वो 1947 एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट होता है, जिसमें बोला जाता है कि एक भारत एक सॉवरेन स्टेट बनेगा। और इस एक्ट के थ्रू क्या किया जाएगा, 2 कंट्री में डिवाइड होगा, इंडिया और पाकिस्तान। और 1947 में इस एक्ट के थ्रू क्या है, पूरा पावर शिफ्ट होता है ब्रिटिश सरकार से न्यू डेवलप इंडियन सरकार में। और इसी एक्ट के थ्रू आज भी जो नया जो एक्ट बनता है, ठीक है ना, आप सुने होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो 101 एक्ट, 101 एक्ट जो बना था, जिससे जीएसटी बना था। आज भी हम लोग क्या है कि नया जो एक्ट लेके आते हैं उसी से ही गवर्नमेंट चलता है। अभी रिसेंटली कौन सा एक्ट आया था, ठीक है ना, जो क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव एक्ट आया था। तो क्या है कि आज जो भी एक्ट हम लोग आ रहा है इसी एक्ट के थ्रू आ रहा है, और एक्ट के थ्रू ही हम लोग के सरकार अपना जो प्रॉब्लम है उसको पॉलिसी में सेव करता है। तो हम लोग क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करके इवॉल्व हुआ उसमें पढ़े, कौन सा ब्रिटिश सरकार ने एक्ट लेके आया, और कैसे हम लोग का लोकसभा राज्यसभा बना, ठीक है ना, कैसे करके पावर का शिफ्ट हुआ, कब कौन सा इंडिविजुअल व्यक्ति थे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाए, जैसे कि गवर्नर वारेन हेस्टिंग हो गया, ठीक है, उसके सत्येंद्र नाथ सिन्हा हो गया। तो ये जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन एनडीए में आता है, बस उसको हम लोग को कंसंट्रेट करना है। तो फिर आज के लिए इतना है, जय हिंद।